नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहां मना है। यह सिर्फ दो पंक्तियां नहीं है, यह मौजूदा हालात में राष्ट्रनीति का संपूर्ण सार भी है। और यह राष्ट्रनीति किसी एक व्यक्ति, किसी एक सरकार के लिए नहीं, बल्कि यह हर देशवासी की राष्ट्रनीति होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। और हमारे देश की यही खूबसूरती है कि मुसीबत जितनी बड़ी होती है, मदद के लिए उतने ही बड़े दिल के साथ लोग एक दूसरे के लिए उठ खड़े होते हैं। माना कि चुनौती बहुत बड़ी है, कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं, सियासत भी खुलकर हो रही है, राजनीतिक पार्टियों के बीच तू तू मैं का खुला खेल चल रहा है, या फिर कहे तो नंगा नाच चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमारे देश के लाखों लोग चुपचाप एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। सोनू सूद, अनुपम खेर, कुमार विश्वास और इसी कड़ी में आज नाम है श्रीनिवास बीवी का। ऐसे कई नाम हैं जो कोरोना काल में आम लोगों के लिए बड़े मददगार बन चुके हैं। और आज हमारे साथ श्रीनिवास बीवी खुद लाइव जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ देश के कुछ दिग्गज डॉक्टर जुड़ेंगे जिनकी सलाह इस देश के लिए इस समय बहुत जरूरी है। तो आज के आर पार में इन तमाम लोगों के साथ होगा मेरा सीधा संवाद, क्योंकि मैंने ठाना है कि इस माहौल में मैं वो पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आऊंगा जिसकी आपको, आपके परिवार को आवश्यकता है। तो इस कोरोना की लड़ाई में आपका हमसफर मैं हूं और इस लड़ाई में मैं आपके साथ डट के खड़ा रहूंगा। तो आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। कोरोना महामारी के बीच ये तस्वीरें सुकून देती हैं, हौसला बढ़ाती हैं कि मुसीबत क्यों ना पहाड़ जैसी हो, इस देश के लोग एक दूसरे का सहारा बनकर हर चुनौती का सामना कर लेते हैं। सोनू सूद, श्रीनिवास बीवी, अनुपम खेर और न जाने कितने चेहरे जिन्हें हम पहचानते नहीं, उनका नाम नहीं जानते, लेकिन ऐसे लोग इस कोरोना काल में मानवता के मसीहा बनकर सामने आए हैं। देश में कोरोना नाम के अंधेरे के बीच ये लोग उम्मीद की किरण जला रहे हैं। लेकिन वो क्या ऐसी सोच है जो आपको कहती है कि कल दोबारा उठ, तू कल हारा है लेकिन दोबारा उठ, आज तू जीत जाएगा? वो ऐसी कौन सा आत्मबल है, वो कौन सी सोच? हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखी है। हमारे घर का एक आदमी बिना पैरों में चप्पल डाले हुए एक अकेला उत्तरीय पहने हुए दक्षिण तक पहुंचा और उसने जाके दुनिया के सबसे अहंकारी को घर में घुस के मारा था। ये कोरोना तो बहुत छोटा विषाणु है, इसे हमारा आत्मबल मार लेगा। पॉजिटिव सोच जरूरी होती है, किस लिए जरूरी होती है ये हम सब समझते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेर के रखो। हैव टू राइज, यू हैव टू टेल योरसेल्फ, अपने लिए नहीं तो अगर किरण के लिए या सिकंदर के लिए या राजू के लिए या मेरी माँ के लिए, उनको इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी है कि जीवन एट द एंड ऑफ इट इज ब्यूटीफुल। सियासत का तो दस्तूर है कि ये हर दौर में होती है, हर मुद्दे पर होती है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आज देश के एक एक नागरिक के सिर्फ एक ही राष्ट्रनीति है, मुसीबत में फंसे लोगों का सहारा बनना, मानवता की सेवा करना। कोरोना की वजह से लोग परेशान भी हैं और नेगेटिविटी जिसे हम कहते हैं वो लोगों के दिलों में डर, खौफ घर कर रहा है। क्योंकि असलियत नेशनलिज्म यही है। अगर आप किसी चीज को नेशनलिज्म कहते हैं तो यही वक्त है अपना नेशनलिज्म, अपनी देशभक्ति दिखाने का, कि अगर इस वक्त पे अगर आप 5 लोगों की भी जिंदगी बचा सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से, तो उससे बड़ी अचीवमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जिंदगी में कभी नहीं होगी। कोरोना के इस काल में जो लोग जनता के बड़े मददगार बनकर सामने हैं,
उनमें से एक हैं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, जो आज आर पार में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ देश के कुछ दिग्गज डॉक्टर भी जुड़ेंगे, जिनके सुझाव इस वक्त देश के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज आर पार में कोरोना पर होगा सकारात्मक संवाद। और अब वक्त है विश्लेषण का। आज विश्लेषण के बारे में मैंने बहुत सोचा, मेरे प्रोड्यूसर अवनीश ने भी बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन आज हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि आज के विश्लेषण में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था उससे बेहतरीन लाइन नहीं हो सकती। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये सत्य की बात है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना लाखों जब ध्यान से कहीं बढ़कर है। अर्थात अगर हम किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं आज के वक्त में, तो वो कई जप से, कई सुंदरकांड के पाठों से, कई हनुमान चालीसा से बढ़कर है, या फिर कहें तो गुरु का ध्यान से भी बढ़कर है। यानी आज के इस युग के अंदर स्वामी विवेकानंद की बात बड़ी सार्थक है, जिसको अपनानी भी चाहिए। मेरे साथ आज बात करने के लिए कुछ देवदूत ही हैं, मैं उनको देवदूत ही कहूंगा। मेरे साथ श्रीनिवास बीवी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, और लाखों लोगों की निस्वार्थ भावना से मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, दवाई पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ देश के दो जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन और डॉक्टर डीएस राणा भी जुड़ेंगे। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन श्रीनिवास बीवी कहते हैं कि जब आप करते हो नमस्कार, सबसे पहले तो सलाम आपको, जय हिंद आपको। और यह सलाम इसलिए कि आप लाखों लोगों की सोशल मीडिया के जरिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं व्यूअर्स, श्रीनिवास बीवी को आप, इनका चेहरा टेलीविजन पर आप कम देखते हैं, लेकिन कोरोना के इस वक्त में अगर आपके परिवार ने मदद मांगी होगी इनसे, तो इन्होंने कोशिश तो पूरी करी होगी, और कई बार आपके घर तक पहुंच भी गए होंगे, कई बार नहीं भी पहुंचे होंगे। लेकिन श्रीनिवास बीवी एक ऐसा बड़ा नाम है जो इस कोरोना के काल के अंदर लोगों के साथ खड़ा रहा है। श्रीनिवास बीवी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूंगा कि आपका अनुभव कैसा रहा, तो मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा। यह दुख की घड़ी है देश के लिए, जब हम जहां आज हम खड़े हैं। यह वक्त बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं श्रीनिवास बीवी, आपको यह आइडिया कहां से आया? क्योंकि आपके बाद कई लोगों ने करा, अक्रॉस द पार्टी लाइन कई लोगों ने मदद करी। मैं जानता हूं शलभमणि त्रिपाठी को उन्होंने मदद करी, मैं जानता हूं कुमार विश्वास को उन्होंने मदद करी, बहुत से नाम सामने आए, अनुपम खेर, सोनू सूद, उन्होंने मदद करी। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये आपको आइडिया आया कहां से श्रीनिवास बीवी, द रियल हीरो ऑफ इंडिया? नमस्कार अमित जी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, स्वस्थ हूं अब। अच्छा, चलिए, आप बहुत दिन के बाद आपको मिलके अच्छा लगा। ये जो भी हम भारतीय युवा कांग्रेस ने आज पूरा देश भर जो इस कोरोना काल संकट में लोगों को मदद करने का जो निकला, कैसे आपने जो बात किया, जो 7 मार्च तारीख भारतीय युवा कांग्रेस का नेशनल एग्जीक्यूटिव, वो यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ, वो यूथ कांग्रेस का हाईएस्ट बॉडी होता है, उसमें सारे स्टेट प्रेसिडेंट और सारे नेशनल ऑफिस बेरर इस मीटिंग में था। और इस मीटिंग में हमेशा 6 महीने का रेजोल्यूशन पास होता है, सारे 2 दिन के बैठक में डिस्कस करके। उसमें राहुल गांधी जी भी आए थे उस बैठक में, लगातार 3-4 घंटा रहा। जो पहले भी वो बताया था इसके कोविड के टाइम में काम करने का फेज 1 में, इसमें भी दोबारा आप लोगों को मदद करना, राजनीति नहीं करने को वो क्लियर कहा था हमको। आप सड़क पे उतर के लोगों के मदद करने के लिए हम सबको इंस्ट्रक्शन दिया था। उनके आदेश अनुसार हम लोग माध्यम बन के पूरा देश पर 1000 लोगों का एक कोरोना वॉरियर्स टीम हमने बनाया, और उसमें कैसे कैसे मदद करना उसके लिए SOS IYC हमने बनाया। वो सोशल मीडिया के दौर पे लोगों को हमको टैग करे, हम उन लोगों को रीच करने का एक था। दूसरा, और कुछ लोग व्हाट्सएप में, जो बहुत ज्यादा लोग कंफर्ट नहीं है सोशल मीडिया यूज करना और लोग को जानकारी नहीं है, ऐसे लोग के लिए हमने जो
व्हाट्सएप ग्रुप और सीधा कॉल करने का, ये तमाम तरीके के हमने खोल के रखे। ऐसे भी जो जो कॉल आने लगे, रिक्वेस्ट आने लगे, हमने स्टार्ट मदद करने के लिए पूरा युवक कांग्रेस ना अपना सुरक्षा छोड़ के सड़क पे उतर के लोगों को मदद करने लगे। जी नॉन स्टॉप अभी तक चल रहे, आगे भी चलते रहेगा। ये परंपरा है कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने। कोई भी स्टेट में आपदा हो, मैं आप भी वो बिहार बिल्कुल में हम देखिए, लोग आपदा में काम कर रहा था, आप लोग ने दिखाया था। मीन्स इस बार पहली बार पूरा देश भर ये हुआ है। जो पहले कोई एक स्टेट में 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट में होता था, तब हम मदद करते थे, पता नहीं चलता। बट इस बार पूरा देश भर ऐसे मेडिकल इमरजेंसी हुआ है, तो इसमें पूरा एक नेटवर्क और टीम बनाया था, वो सबसे बड़ा फायदा हुआ। जो लोग पहले भी पहला पेंडेमिक में जो 600 लोग काम किया था, वो वही लोग श्रीनिवास 600। बिल्कुल आप बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जो कि इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, देश भी इसको समझे और जाने। आखिरकार लोग सबसे ज्यादा मदद किस चीज की मांगते हैं? ऑक्सीजन की, बेड की, दवाई की? हालांकि प्लाज्मा की मदद आती है, लोग मांगते हैं, प्लाज्मा भी उनको चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी डिमांड आई है आपके पास पिछले 15 दिनों के अंदर? क्योंकि सरकारें उस पर काम कर रही हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकारें हो। सबसे पहले लोग सबसे ज्यादा थोड़ा दिल्ली में हो, बहुत अन्य राज्यों में जो पैनिक हुआ था, उन लोग ने कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भर्ती लेने के लिए जो लगातार दिल्ली में और कई राज्यों में लोग घूमते रहे हॉस्पिटल पे, सही समय पे उनको बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। जो इस कोविड केसेस में सबसे पहले उनको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट होगा, उनको ऑक्सीजन का जरूरत है। ऑक्सीजन जी बेड नहीं मिल पाया, कुछ लोगों के लिए वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, आईसीयू बेड नहीं मिल पाया, मेडिसिन नहीं मिल पाया सही समय पे। जी कुछ लोगों के लिए जो डॉक्टर ने प्लाज्मा थेरेपी लिख रहा था, जो कोविड आके रिक्वायर हुआ है, जो 15 दिन के बाद उनका नेगेटिव होता है, वही आदमी डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा, जो एक बार कोविड आके जी जी रिक्वायर हुआ। वो लोग भी कहीं ना कहीं डर के वजह से बाहर आके प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पा रहे थे। फिर उन लोग को भी हमने बात करके काउंसलिंग करवा के उन लोगों को घर से जो ब्लड बैंक लेके आके उनको डोनेट करवा के बाद में पेशेंट को देने का बहुत सारा केसेस हमने देखा है। बट ये चीजें क्यों लोग इतने बड़ी लेवल पे लोग मरे क्यों है? जो कोरोना से ये लोग नहीं मरे, जो बेसिक ट्रीटमेंट इमीडिएटली सही समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, इसी वजह से जो सड़क पे आप लोग का आपका चैनल में भी बहुत सारा ऐसे दिखा दिया, जो एम्बुलेंस में मर गया, जो सड़क पे मर गया, ये ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं मिल पाया, इसीलिए लोग मरे। जी एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि जब मैं खुद कोविड पॉजिटिव था तो मैं देखता था आप सोशल मीडिया पे लोगों की मदद कर रहे हैं, आप SOS आपने जो हैशटैग बनाया उसके जरिए भी आप लगातार मदद कर रहे थे, IYC इंडियन यूथ कांग्रेस का। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिल में भी है और लोग भी जानना चाहते हैं, आखिरकार सिस्टम हमें पता है किस तरह का है और कितनी, कभी कोई भी देश हो, इतने लोग ज्यादा अगर बीमार हो जाते हैं तो स्थिति खराब हो ही जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो संसाधन थे ये कहां से आप जुटाते हैं? क्योंकि एक मन में जरूर सवाल आता है जब इसकी इतनी कमी हो रही है। ठीक है, मैं इसको लेके मैं 1 बाय 1 बताना चाहता हूँ। जी सर। सबसे पहले जो हॉस्पिटल का बेड का दिक्कत आ रहा था, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर का बेड का, जी पूरा यार दिल्ली में मैं एग्जांपल एक बता रहा हूँ, 14 डिस्ट्रिक्ट में सारे हमारा यूथ कांग्रेस का दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय युवा कांग्रेस। जो हमारा कार्यकर्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल सारे लिस्ट बना के वहां भी कोऑर्डिनेट करेगा, कितने बेड का खाली है, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर बेड कितना है। सारे हमारे एक टीम जो SOS से जो भी रिक्वेस्ट आता था बेड रिलेटेड, वो अलग टीम उसको हैंडल करता था। जो LNJP में इतना बेड खाली है, जो अंबेडकर हॉस्पिटल में इतना खाली है और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना बेड खाली है। कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। जी जी नहीं तो पेशेंट्स दिल्ली में हर जगह एम्बुलेंस लेके घूम रहे थे, कहीं ना कहीं एक मिल जाए। बट हमने सही समय पे, हमको कौन रिक्वेस्ट किया, हमको उन लोग को सही बता रहा था, आप यहाँ एम्स में, इनके एम्स में जा रहे हैं तो मत जाइए, वहां बेड अवेलेबल नहीं है, आप फला हॉस्पिटल में जाइए करके उनको सही समय पे हमने गाइड कर रहा था। जो मेडिसिन की बात आ गया,
मेडिसिन पे कुछ कैंसर पेशेंट का वो और तमाम जो के पेशेंट के लिए मेडिसिन आता था वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता था। कुछ दिल्ली में कोरोना रिलेटेड कुछ इंजेक्शन है, वो ऐसे ही सड़क पे नहीं, किसी को मार्केट में जब तक था तब तक अवेलेबल था। जी जब मार्केट में अवेलेबल नहीं थे तब ग्रीन पार्क में आर्क फार्मास्यूटिकल्स में पहले स्टार्ट हुआ। हमने जो भी हमको रिक्वेस्ट पूछता था हमने बोलते थे आप पेशेंट का कोविड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, जो कोई अटेंडेंट वहां उसके साथ लेके जाके लाइन पे लग के लेने के लिए हमने वो 10 दिन के बाद दिल्ली में जी 31 आउटलेट में सरकार ने अवेलेबल करा दिया। एक सवाल हमने मेरे सारे जो भी एक बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा इसका जवाब दिया, और जो देश को भी इस समय जरूरी है, क्योंकि काफी लोग इसको लेके संशय में रहते हैं। अच्छा आपने इस पे जवाब दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो लहर है ये वाकई खतरनाक है, हम सब देख रहे हैं। आपको कहा जाता है कि आप तो दिल्ली के इस समय सोनू सूद भी हैं, लेकिन आपका एक और परिचय है कि आप कर्नाटक की क्रिकेट टीम से भी आप खेले। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि आप किसी की मदद नहीं कर पाते, उस समय हताश भी होते होंगे। 100% में एलएनजीपी के सामने मेरा एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह जी रहा हूँ अमीश बताइए। जी। मैं वहां एक मेडिसिन देने गए था। उस समय में मैं उस एक व्यक्ति 30 साल का था, एम्बुलेंस में वो सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, उसको एडमिशन नहीं मिला था। मैं उस आदमी से मैंने बताया देखो मैं अभी मैक्सिमम 20-25 मिनट में मैं वापस आऊंगा। उनके लिए मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड भी कोऑर्डिनेट करके उनको अलर्ट करवा दिया। वापस आने के टाइम में मैंने वो एम्बुलेंस में गया, वो लड़का ने दम तोड़ चुका ओह था। वो मैंने इतना मेरे को दुख हुआ, उसके लिए बेड अरेंज कर पाया। उनके घर में 2-2 लोग ऑलरेडी कोविड थे, अफेक्टेड थे, उनका मदर सीरियस था। उसके बीच में वो लड़का मर गया, वो बहुत दुखी हुआ मेरे को। ऐसे ऐसे कभी तमाम कभी केसे हुआ है। मैं लोगों को बिल्कुल कहीं बिल्कुल ना ये दुख कहीं की बात है। मैं पर आपसे ये जानना चाहता हूं, कोई ऐसी पॉजिटिव स्टोरी जो इस समय लोग देख रहे हैं, वो लोग वाकई उन्हें लगे कि हाँ संभव है, हो जाएगा, ऐसी कोई पॉजिटिव स्टोरी जो आपके ध्यान में आए? मैं इतने लोगों आपको की एक आपने और मदद करी, कोई नहीं एग्जांपल बहुत आपका, नहीं आपकी टीम का? बहुत सारा स्टोरी श्रीनिवास में बीवी। और एक स्टोरी में बताना चाह रहा हूँ। जी दिल्ली में एक प्रोफेसर है जो मेडिकल नेग्लिजेंसी के वजह से 3 साल का बच्चा है, आज भी रोज वो ऑक्सीजन पे जी रहा है, वो बेड पे ही पड़ा रहता है। उस व्यक्ति को कोविड के वजह से रोज उसको कहीं ना कहीं सिलेंडर भरना मुश्किल और रिफिलिंग के लिए मुश्किल हो रहा था। पहले वो हम लोग के तरफ से एसओएस के थ्रू उनके तरफ से कांटेक्ट आया, हमने पहला दिन उसको सिलेंडर लेके जाके दिया हमने। बाद में क्या हुआ, उनको रोज एक सिलेंडर लगने लगे, तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट को उनको मैनेज करने में दिक्कत हो रहा था। बहुत छोटा बच्चा, देख के किसी को भी ये सोच नहीं सकते क्या हालत है उस छोटे बच्चे का। जी फिर मैंने हमारा नेता राहुल जी के ऑफिस से कांटेक्ट करके एक कंसंट्रेटर मैंने व्यवस्था करके परमानेंट उस बच्चे के घर पे 10 लीटर का हमने दे दिया। तो वो उस परिवार को, वो भी उनके फादर भी प्रोफेसर होते, वो लगातार केस भी लड़ रहा है जो इस हालात के लिए जो मेडिकल नेग्लिजेंसी जो किस डॉक्टर ने किया उस हॉस्पिटल के खिलाफ, वो लोग ने बहुत कोशिश किया उन लोग को मैनेज करने के लिए, बट वो प्रोफेसर लगातार जी उसके खिलाफ लड़ रहा है, ये दूसरे किसी के साथ ऐसा ना हो जाए करके। बट वो केस देके मेरे को बहुत सारा दुख हुआ। मीन्स ऐसे तमाम केसेस है। इस समय में एक ही परिवार में 3 लोग खोया था, एक ही आदमी, एक ही बंदा बचा था। उसका देखिए मीन्स उनका टोटल परिवार ही खत्म हो गया। टोटल वो वापस बिल्कुल मैं उसके समझ उस रहा हूं लेवल पे आपको, आने के लिए। लेकिन अब आपको क्या एसओएस कॉल्स आनी थोड़ी कम हो गई है? क्योंकि क्या आपको लगता है पिछले 8-10 दिन में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी थोड़ा टेस्टिंग वगैरह कम कर चुका है इन लोग ने, थोड़ा अभी कम हो गया शायद अभी, चलो ईश्वर करे। जो और कंपेयर टू पहले से अभी लेकिन थोड़ा ये एक कम ऐसा हो गया काम है। होगा जिसको आप चाहेंगे हाँ, कि ये अब आपको दोबारा ना कभी जीवन में करना पड़े। आप हाँ, चाहेंगे कि जल्द से जल्द कम हो ये? हाँ, वो वापस हम लोग को कॉल कर रहा है। अच्छा दूसरा चीज का मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में भी ये सबके आपके माध्यम से देश को बताना चाह रहा हूँ, हमको कहाँ से मिल रहा है। तो ये सिलेंडर एक व्यक्ति को एक बार नहीं लगता है, ये रोटेशन होता है। जी रिफिलिंग करना कोई एक पेशेंट के लिए एक बार डालेगा, 2 दिन के बाद में वो पेशेंट ठीक हो जाता है, वो सिलेंडर हमको वापस देता है। जो उस जिला में हमारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता वो 10-15 मैनेज करके उसी को रोटेशन करते रहते हैं। इमरजेंसी में किसको, जब तक उनको बेड नहीं मिलेगा तब तक एटलीस्ट उनको जान बचा सकते हैं इसमें।
इस सिलेंडर से। इसके लिए करने के लिए और कोऑर्डिनेशन जी। का जरूरत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना, मदद करने में सड़क पे उतरेगा तो कोई ना कोई आके लोग ऐसे ही मदद करने, कोई एक एनजीओ पर आके 10 जी सिलेंडर दे दिया हमारा यूथ कांग्रेस लड़का को, वो 10 को ही वो लड़का रोटेशन कर रहा है। ऐसे ही तमाम लेकिन है, जी पहले करने का इच्छा होना चाहिए। इस समय में हम सब लोग एक होके राजनीति छोड़ के इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास बीवी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए और आज न्यूज 18 पर आने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू श्रीनिवास बीवी। और आप अपना जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन आज की हमारी चर्चा में डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे और हमारे साथ सोनू सूद भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ अन्नू मलिक जो कि जाने माने सिंगर हैं वो भी जुड़ेंगे और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं वो भी जुड़ेंगे। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर DS राणा, CMD हैं गंगाराम हॉस्पिटल के, और मेरे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन भी जुड़ रहे हैं, CMD हैं मेदांता हॉस्पिटल के। मैं आपके पास आता हूं राणा साहब, ये जो दूसरी वेव है ये बेकाबू लग रही थी आज से 10 दिन पहले तक, 5 दिन पहले तक, लेकिन अब काबू में दिख रही है डॉक्टर राणा? अमीश जी, अब सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आप वापस आ गए कोरोना के बाद। और अब ऐसा है कि अब जो दूसरी लहर जो 15 दिन पहले बहुत बेकाबू लग रही थी, अब वो काबू में आ रही है और काबू में बल्कि आ चुकी है। और दिल्ली में तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ अब जो है केसेज हॉस्पिटल में जो एडमिशन के लिए बहुत कम आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो सीरियस ICU एडमिशन के लिए आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल में अगले 1 हफ्ता तक आते रहेंगे। जो पेशेंट आज से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले 1 हफ्ता पहले संक्रमण हुए हैं या जिनको बीमारी हुई है, अब वो रेस्पिरेटरी फेज में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सीरियस होकर आएंगे। पर लगता है कि 15 दिन में हम इस पर काबू पा पाएंगे। जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपसे राणा साहब जानना चाहता हूं, किसी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो लेकिन खांसी आ रही हो तो क्या CT स्कैन करवाना चाहिए? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है कि CT स्कैन, हमने देखा है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि CT स्कैन नहीं करवाना चाहिए। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं राणा जी? मैं सबसे पहले लोगों को ये कहूँगा, किसी को भी खांसी जुकाम कुछ ऐसी बात हो रही है और सांस की तकलीफ हो रही है या कुछ नहीं, सांस की तकलीफ नहीं हो रही, सिर्फ खांसी हो रही है, चाहे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी हो या नहीं हुई है, किसी को खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है या दर्दें हो रही हैं, डायरिया हो रहा है, तो इस वक्त वो ये समझें कि कोविड ही हो सकता है। और यदि हो सकता है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करा ले, कोविड RT-PCR कराते हैं, वो कराते रहें, उसकी रिपोर्टें आती रहती हैं। पर अपने आप को किसी न किसी फिजिशियन से कंटेक्ट करें। और यदि फिजिशियन कहता है कि इसका जो फर्स्ट वीक का ट्रीटमेंट है तो लेना शुरू कर दें। इन द मीन टाइम RT-PCR की रिपोर्ट भी आती रहेगी, जिसके लिए कई जगह टाइम लगता है, बड़े बड़े अस्पतालों में तो टाइम नहीं लगता है, छोटी जगह पर टाइम लगता है। और कई जगह रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट यदि पॉजिटिव आ जाता है तो बस सफिशिएंट है, तो RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है। और RT-PCR चाहे नेगेटिव भी हो चाहे कुछ भी हो, यदि पेशेंट सिक है तो हमें हॉस्पिटल में दाखिल कर लेते हैं उसको, उसका हम रिपोर्ट पर नहीं जाते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब शुरू में RT-PCR रिपोर्ट कराइए ज़रूर, पर यदि आपको सिम्टम पूरे हैं तो उसका इलाज लो। और ज़्यादा सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन कर रही है, तो समझो वो कोविड ही है, चाहे नेगेटिव भी तभी कोविड ही है वो। जी, एक दिन में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं, 4200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन मेरे साथ है इस समय, CMD मेदांता हॉस्पिटल के। डॉक्टर त्रेहन, क्या आपको लगता है कि अब ये जो वेव उफान पर थी ये थोड़ी नीचे आ रही है देश भर के अंदर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, आप दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, उसके आप दोनों पार्ट भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कर्व फ्लैटन हो रहा है या फिर डाउन ट्रेंड हो रहा है? आपकी रीडिंग क्या है? देखो, ऐसा है कि आप देखोगे कि ये जो सेकंड वेव शुरू हुई वो मुंबई और दिल्ली में शुरू हुई। मुंबई हमारे से भी आगे था, क्योंकि ये 2 जगह हैं जहां पे लोग इंटरनेशनल ट्रैवल सबसे ज्यादा है, ये हब हैं। तो ये भी पाया गया कि जो यूके का वायरस है, जो यूके वेरिएंट था, वो उसने काफी हाथ दिया है इस वेव में, सेकंड वेव में, क्योंकि ये मुंबई में भी पाया गया, दिल्ली में भी पाया गया। मुंबई में कोई अबाउट 30-40% की एक रिपोर्ट आई है कि उसके अंदर यूके वेरिएंट पाया गया है।
और दिल्ली में भी ये जो स्टडी हुई थी उसमें ये निकला था कि अबाउट 30% इसमें यूके वेरिएंट पाया जा रहा है। सो उसकी वजह से ये नेचुरल है कि ये पहले 2 सिटीज में सबसे ज्यादा फैलेगा। और अब आप पूछ रहे हो कि इसका कर्व फ्लैटन हो रहा है कि नहीं, ये बात सही है कि मुंबई में अब डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ शुरू अबाउट हफ्ता 10 दिन पहले, और दिल्ली में अब शुरू हो रहा है। अब इसका ये अंदाजा ये लगाना है क्योंकि मुंबई ने भी लॉकडाउन किया और दिल्ली ने भी अब लॉकडाउन किया उसके 2 हफ्ते बाद, तो ये लॉकडाउन का इफेक्ट जरूर लगता है कि उससे ये जो चेन है वो थोड़ी स्प्रेड होनी बंद हुई है, ये टूटी है चेन। तो आज हम जो अपने हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि जैसे बेड्स की कमी थी फॉर पेशेंट्स जिनको शुरुआत हुई थी या शुरुआत में उनको थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत थी, अब वो जो ट्रेंड है उसमें वो जो हमारे पास 150-200 पेशेंट्स की वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी मेदांता में, अब वो कम 20-30 पे आ गई है। इसका मतलब जरूर लोग जो नए लोग एडमिशन सीख कर रहे हैं उनकी तादाद कुछ कम लग रही है। और जो लोग ठीक भी हो रहे हैं, मैं डॉक्टर त्रेन आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो लोग ठीक भी हो रहे हैं, एक नई बीमारी उनको लग रही है ब्लैक फंगस, उसके बारे बैक फंगस जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, आप ऐसे इतनी जल्दी इंटरप्ट मत किया करो, मेरे को पूरी बात समझाने दो, क्योंकि ये लोगों के लिए, पब्लिक के लिए प्रोग्राम है, आपके लिए नहीं है ये। जब तक मैं पूरी बात नहीं बता रहा कि कहाँ शिफ्ट हो रहा है तो पूरी बात तो सुन लो प्लीज। आपने बुलाया तो पूरी बात सुनो। जी डॉक्टर। ये है कि ऐसा है कि अब हम देख रहे हैं कि जो लोग इस वेव से आए थे, जो ठीक होके घर नहीं गए और वो 15-20 दिन तक ऑक्सीजन पे थे, वो लोगों को तकलीफ हो रही है। और आज आईसीयू की डिमांड चारों तरफ बढ़ती जा रही है। वो नए पेशेंट से नहीं, जो पेशेंट पहले 2 हफ्ते पहले आए थे उनकी जो सिस्टमैटिक जो अब डिजीज बढ़ती गई और उनके लंग्स रिस्पॉन्ड नहीं किए तो वो आईसीयू में पहुंचे हैं। तो आईसीयू की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और कुछ लोग इतने बीमार हुए हैं कि आईसीयू में भी ठीक नहीं हो रहे। तो जो एक्मो जो डिवाइस है जिससे हम टेम्पररीली लंग्स को रेस्ट देते हैं, उसकी बहुत डिमांड आ रही है। और यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि उस मशीन की बहुत कमी है और हमारे पास जितनी भी मशीनें हैं, जिन और लोगों के पास भी जितनी हैं, वो सब इस जी डॉक्टर त्रेन कर रही है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये वेव शिफ्ट हो रही है, नए केसेस कम हो रहे हैं, जो पुराने केस ठीक होके नहीं गए उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आज के दिन आईसीयू में बहुत डिमांड है और लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा बेड्स बढ़ा रहे हैं आईसीयू में कि उन लोगों को भी बचाने की कोशिश। ओके, अब आपने पूछा कि जी ये देखा है कि नई बीमारी आ रही है, ये सही है। जो हमने अब देखा है रिसेंट हफ्ते में ही कि लोगों को जिनको हाई स्टेरॉइड्स मिला था लॉन्ग टर्म के लिए, जिनको डायबिटीज थी और उनको ये स्टेरॉइड्स भी दिए गए बचाने के लिए, उनके लंग्स को बचाने के लिए, कि उनके अंदर हम देख रहे हैं कि आंखों में जैसे स्वेलिंग आ रही है, जुकाम खांसी, जो जुकाम ज्यादा, स्टफी नोज जिसको कहते हैं, कुछ लोगों को नोज से कुछ ब्लीडिंग हो रही है उन लोगों को, और जो चीक्स के ऊपर कुछ सेंसेशन कम हो रही है, ये होती है वो जो फंगस लगता है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, वो बड़ा भयंकर है ऑल्सो। इसीलिए उसकी ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी हो सकती है, पर लोगों को ये रिकॉग्नाइज करना है कि जो मैंने सिम्टम कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि ये हो रहा है। अब फिर बीच में लग जाते हो, मेरे को खत्म तो करने दो। मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये अगर जो आपको सिर्फ अपनी वो दिखानी है तो मेरे को आगे बात नहीं करनी है। मैं जब बता रहा हूँ, लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि कैसे बचना है, तो आप बीच में फिर बोल पड़ते हो। तो इसीलिए मैं समझता हूँ आपकी एक्साइटमेंट, पर जो पब्लिक के लायक अच्छा है वो तो बताने दो। पब्लिक के लिए पूछ रहे डॉक्टर साहब। तो मैं बता तो रहा हूँ कि जो ये नई म्यूकोमाइकोसिस दिखी है, जो फंगस फैल रहा है जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, उसके जिसको सिम्टम है वो एकदम डॉक्टर से संपर्क करे। और ईएनटी डॉक्टर्स और आई डॉक्टर्स जो हैं इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो ट्रीटमेंट जल्द ही चालू कर देंगे। क्योंकि अगर जो इसकी ट्रीटमेंट ठीक टाइम पे नहीं हुई तो ये बहुत भयंकर है। इसमें लोगों को ब्लाइंडनेस भी हो रही है, लोगों की आंखों में। मेरे साथ डॉक्टर डीएस राणा भी हैं, सीएमडी गंगाराम हॉस्पिटल के। मैं उनका भी रुख करता हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं त्रेन साहब। काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि
जिससे भी मैं सवाल पूछूं वो थोड़ा कम कम बोले, क्योंकि बाकी व्यक्ति को भी मौका मिले। मेरे साथ अन्नू मलिक भी जुड़ेंगे कुछ देर में। राणा साहब, मैं आपके पास आता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय ये जो डॉक्टर त्रेहन बता रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब तीसरी वेव की भी बात हो रही है। अब वो तीसरी वेव बच्चों पर ज्यादा इंपैक्ट करेगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर राणा? अमीशी तीसरी वेव की पूरी संभावना है, इसलिए क्योंकि हमारे देश में इतने वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो जब इम्यूनिटी नहीं है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन नहीं हुई है, तो तीसरी वेव या चौथी वेव की भी संभावना रहेगी। और अब हमने दूसरी वेव में जो गलतियाँ हुई उससे सीखना चाहिए, ताकि तीसरी वेव के लिए सब बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर त्रेहन ने बताया, आईसीयू बेड की तैयारी करनी चाहिए, कम्युनिटी सेंटर खोलना चाहिए, हमें ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है, उसके लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तीसरी वेव के लिए यदि तैयारी जारी कर रखेंगे और नेगलेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो वेव आती है चाहे नहीं आती है, हमें पूरी तैयारी करनी होगी, मेडिकल मैन पावर बढ़ानी होगी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी होगी। एट दी सेम टाइम मैं बार बार कहता हूँ कि सेल्फ लॉकडाउन रखो। स्टेट लॉकडाउन तो ज़्यादा देर नहीं चल सकता है, पर जो सेल्फ लॉकडाउन है, जो एक कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर है, उसको कंटिन्यू रखो, ताकि जो ट्रांसमिशन है वो कम से कम हो और ट्रांसमिशन चेन रोकी जा सकती है। आपको शील्ड रखना है उस, ताकि जो आपकी सप्लाई एंड डिमांड है उसमें गैप मिनिमम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हैं, चाहे बेड्स हैं चाहे आईसीयू बेड हैं, जो हम बात कर रहे हैं, कल को कह रहे हैं कि वो पीडियाट्रिक्स पे बच्चों वाली वेव होगी, तो वो तो और भी डिफ़िकल्ट काम होगा, और उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। यदि बच्चों वाली वेव की संभावना है, जब एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बताया है कि बच्चे इफेक्ट होंगे, चाहे इस लहर में यंग लोग जो 25 से लेकर 45 साल तक लोगों की डेथ हो रही है, हमें बहुत दुख हो रहा है, और अचानक डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही बच्चों में फैलेगी तो बच्चे तो डॉक्टर हमारे पास बहुत कम हैं। बच्चों के डॉक्टर जो है बड़ों को देख सकते हैं, बड़े जो है बच्चों के डॉक्टरों को देखने बड़ी मुश्किल है, वो बच्चों के लिए वो तो एक बड़ा चैलेंज है हमारे के लिए। तो सारे चैलेंज को रखते हुए हम सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। टास्क फोर्स पहले लगी हुई है, टास्क फोर्स एक्स्ट्रा की गई है। मेरे ख्याल में हम पूरी तरह सच्चाई से जुड़े रहेंगे तो हम उसको फाइट करेंगे। मैं आपसे एक चीज़ राणा साहब ज़रूर जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है, डॉक्टर त्रेहन भी मेरे साथ बने, मैं चाहता हूँ संक्षेप में डॉक्टर राणा आप इसका जवाब दें, क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में देखा और किस तरह से हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज थी, किस तरह से आईसीयू की शॉर्टेज है, अभी भी डॉक्टर त्रेहन बता रहे हैं कि आईसीयू के पेशेंट्स अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि थर्ड वेव के साथ हमने क्या उसकी तैयारी शुरू कर दी है? और दूसरा, जो डीआरडीओ ने एक दवाई तैयार करी है, वो कितनी इफेक्टिव होगी अगर वो दवाई तब तक मार्केट में आ जाती है? डॉक्टर राणा, जैसे मैं पहले दवाइयों के बारे में बात, डीआरडीओ ने जो दवाई इजाद की है उसकी बात तैयारी कर रहे हैं हम। जो डीआरडीओ की दवाई है उसके बारे में हम पूरा नहीं कह सकते हैं, पर उनका क्लेम है कि उसके वजह से जो वायरल रेप्लिकेशन है वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी जी। यदि वायरल रेप्लिकेशन कम हो जाएगी तो हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत कम पड़ेगी। मैं जो है बार बार दोहराना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हम। जैसे डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि आईसीयू बेड बहुत बढ़ाने होंगे, हमने एक वो किसी अस्पताल से बियॉन्ड इस पॉइंट आप आईसीयू बेड नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वो किसी न किसी तरीके से हमें लोगों का जो जिनको जरूरत पड़े आईसीयू की उनको कम करना है। तो इस इंजेक्शन से और ऐसे ही और एंटीबॉडी भी आ रही हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अमेरिका से आ रही हैं, जो 10-15 दिन में अवेलेबल हो जाएंगी। इनसे लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी जी। इन द मीन टाइम काफ़ी लोग हमारे वैक्सीनेट भी हो जाएंगे, काफ़ी लोग इन्फेक्टेड भी हो गए हैं। इन्फेक्टेड जो हो गए हैं उनकी वजह से भी उनको भी कम चांस होते हैं दोबारा इन्फेक्शन होने के, एटलीस्ट अगले 5-6 महीने तक। डॉक्टर त्रेहन, 2-3 सवाल है और मैं चाहता हूं आप इसके बारे में जरूर बोले। एक तो वैक्सीनेशन के बाद, डबल वैक्सीनेशन के बाद, दोनों डोज लगने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है और सीरियस कोविड हो रहा है और कुछ लोगों की जान भी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा पॉइंट, अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है और उसकी रिपोर्ट उसके बाद नेगेटिव आ गई है, अगर वो दोबारा किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आ जाता है तो क्या उसके मायने होंगे? और डीआरडीओ की दवाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर त्रेहन? तो ऐसा है कि एक तो आप समझ ले सीधी बात कि 2 वैक्सीन लग गई, उसके 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद अगर जो एंटीबॉडीज बन गई, जो काफी तादाद के लोगों में बन जाएगी, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो सकती है। ये तो हमें पता ही था कि वैक्सीन जो है वो अगर जो आपको प्रोटेक्शन देती है, अगर जो किसी को फिर से लग भी गई
तो नॉर्मली वो जो है बड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कई डॉक्टरों को हुआ है क्योंकि इनका एक्सपोजर हाई होता है। सो डॉक्टरों को हुआ, पर हमने देखा है कि बहुत ही कम 0.01% को एडमिशन की जरूरत पड़ी और किसी को इतना सीरियस इफेक्ट नहीं हुआ। ये जरूर है कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी होगी जिनको 2 डोजेस के बाद भी एंटीबॉडीज नहीं बनी है और वो वल्नरेबल रहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वैक्सीन लग गई, जो भी आपको प्रोटेक्शन मिल गई, पर आप वो 3 चीजें जो हम बार बार कहते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको मत छोड़े। तो मैं सहमत हूं डॉक्टर राणा की बात से कि सेल्फ प्रोटेक्शन, जो सेल्फ लॉकडाउन कहते हैं, उसको आप जरूर ऑब्जर्व करें, क्योंकि जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाती, जब इतनी तादाद में हमारे 70% 80% लोगों को इम्यूनिटी नहीं आती, वैक्सीनेशन बन गए और जिनको हो गया है उनको इम्यूनिटी हुई नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, उस ग्रुप के साथ जब पहुंचेंगे तब थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, अभी नहीं करना है। तो वैक्सीन लगी तो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं लगी उसको जल्दी लगवाना है। और यही हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री के सामने, कि तादाद, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, वैक्सीन की सप्लाई अभी पूरी नहीं हुई है, पर ये हमारा प्रयास है कि जो है उसको प्रायोरिटी में करके, जिनको 1 डोज लग चुका है उनको कोई मैक्सिमम प्रोटेक्शन नहीं है, उनका 2nd डोज हम कंप्लीट करें और उसके साथ साथ जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उससे 18 से और 45 के बीच में जो है उनको वैक्सीनेट करें। ये बहुत जरूरी है कि ये सिक्वेंशियल जाए, क्योंकि जो लोग बेचारे 1 डोज लगवा के बैठे हैं, उनको दूसरी डोज नहीं मिल रही, वो खतरे में है, क्योंकि जो उनकी हमें पहले 6 हफ्ते में ही 6 से मैक्सिमम 7-8 हफ्ते में दूसरा डोज लगवाना चाहिए, क्योंकि आप वल्नरेबल है। और अगर जो आपको जो मैं एक बात वार्न करूंगा, जिनको 1 डोज के बाद हुआ है उनको काफी सीवियर हुआ है, ये नहीं कि उनको प्रोटेक्शन मिला है। सिर्फ 2 डोज के बाद जिनको हुआ है 2 हफ्ते बाद, उनको प्रोटेक्शन मिला है। और फर्स्ट डोज के बाद अगर किसी को कोविड हो गया तो वो कितने हफ्ते बाद वैक्सीन लगवा सकता है अपनी 2nd डोज? वो 6, जब वैक्सीन कोविड के 2 हफ्ते हो जाएंगे, उसके 6 हफ्ते बाद लगवा सकता है। ओके। और जो DRDO ने दवाई इजाद करी है और जो 15 दिन बाद बाजार में भी आ जाएगी, ऐसी खबर अभी आई है हमारे पास, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट मेडिसिन? तो मेडिकल कम्युनिटी ने जो सुना है उसके ऊपर पूरा डेटा हमारे पे उपलब्ध नहीं है जी। तो इसीलिए ये जरूर कहते हैं कि उसकी होप है कि वो एंटीवायरल ड्रग है, उससे फायदा होगा। वो बहुत जरूरी है कि अगर जो आ जाएगी तो बहुत पब्लिक को राहत मिलेगी। तो हम ये चाहते ही हैं कि वो सक्सेसफुल हो, पर उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास अभी नहीं है। दूसरी बात ये, जैसे राणा जी ने भी कहा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अमेरिका में बहुत इफेक्टिव पाई गई हैं, कि शुरुआत में ही जिस दिन RT-PCR पॉजिटिव हो, उसी दिन अगर जो ये डोज लग जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, तो वो उसकी जो, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को लगी थी, तो उससे बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। ये वायरस जो है ये बहुत कंट्रोल में आ जाता है जल्दी। उसका मैकेनिज्म ही ये है कि वायरस को स्टाइमी करना है। तो अगर जो ऐसा होगा और हमारे पास वो दवाई उपलब्ध होने वाली है और काफी डोसेज में आ गई, तो उससे हम बहुत लोगों को प्रोटेक्शन दे सकेंगे। जी, क्या जो आप ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं अमेरिका का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, क्या ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है अगर इंडिया में अगर ये आएगा, या फिर सामान्य दामों पर आएगा? ये इसका देखो ऐसा है कि इसकी जो डोसेज की कॉस्ट होगी 1 डोज की, वो 50,000 रुपए के करीब होगी जी। पर अगर जो उसकी वजह से हॉस्पिटल ना जाना पड़े और आपकी बीमारी एकदम तकरीबन कंट्रोल में आ जाए पहले ही 2-3 दिनों में, तो वो प्राइस जो है वो कंपैरिजन, क्योंकि हॉस्पिटल जाओगे तो आपका 1-1.5 लाख रुपया लग ही जाएगा अगर जो माइनर भी हुई। तो अगर जो प्रिवेंटिव है और आप बीमार नहीं होते, तो वो प्राइस ठीक लग रही है, क्योंकि उससे कम में मिलेगी नहीं, क्योंकि ये है महंगी दवाई और इसकी प्रोडक्शन भी लिमिटेड है। पर इंडिया में अलाउ हो गई है, इसकी उम्मीद है कि आने वाली है, आने वाले 10 दिनों 15 दिनों में। और जैसे इससे मेरे को लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अगर जो ये वाकई में इंडिया में भी सक्सेसफुल हुई, तो जो 30, 40, 50 हजार जो भी लगेगा, जो प्राइस आएगी, वो वर्थ इट है जी। तो जी, ये उम्मीद है जी। डॉक्टर राणा, बिल्कुल आखिरी हम दौर में है। इसके बाद हमारे साथ जाने माने सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक भी जुड़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर राणा, जिस तरह की परिस्थिति है इसमें अगर
क्योंकि ये सवाल मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, उसके बाद आपकी नेगेटिव रिपोर्ट भी आ चुकी है और सामने किसी कोविड पॉजिटिव के साथ आपका सामना हो सकता है, हो गया है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको कितने प्रतिशत होते हैं या फिर नहीं होते? देखो ऐसा है अमित जी, इंडिविजुअल के लिए परसेंटेज नहीं मैटर करती है। मान लो 2% भी चांसेस हैं कोई नेगेटिव है, उसको दोबारा इन्फेक्शन हो गया तो उसको तो इन्फेक्टेड हो गया ना। आपको ये रखना है कि आपको सेल्फ लॉकडाउन रखना ही है। हालांकि थ्योरेटिकली आपकी 5-6 महीने के लिए प्रोटेक्शन है, पर आपने देखा है कि सारे लोग नहीं हुए, कुछ लोगों को दोबारा भी सेकंड लहर में इन्फेक्शन हो गया, तो बहुत से लोगों को नहीं हुआ। तो इसकी परसेंटेज के बारे में बात नहीं करूंगा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप समझो कि आपको चांसेस कम हैं, पर ये नहीं कह सकते कि 100% चांसेस नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन है आपको, आप बेटर प्रोटेक्टेड हैं दैन जो लोग जिनको नहीं हुआ है। पर आपको फिर भी वो सेल्फ लॉकडाउन रखना ही है, वो नहीं रखेंगे। यदि मान लो आपका 1% चांस ही आपको हो गया तो आपको तो 100% ही है ना। जी डॉक्टर त्रेन, इस पर आपका क्या टेक है? हाउ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस? नहीं, ये बात तो सही है कि जो ये मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको इन्फेक्शन हो सकती है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा डेंजर है कि जो नए वेरिएंट्स आ गए हैं, ये पुरानी इम्यूनिटी को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, ये पता नहीं है किसको अभी तक, क्योंकि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ये जरूर है कि आपको प्रोटेक्शन है जिससे आपको इन्फेक्शन हुई या जिसकी आपको वैक्सीन मिली। पर अगर जो कोई नया वेरिएंट आता है जो रेजिस्टेंट है इस वैक्सीन को या आपके प्रीवियस कोविड अटैक को, तो आपको यकीनन इन्फेक्शन से हो सकता है। और उसका कितनी उसकी फेरोसिटी है, कितनी इन्फेक्टिव रेट है, ये अभी पता नहीं है। पर लोगों को बहुत जरूरी ऐसा है कि हो सकता है और बहुत जबरदस्त भी हो सकता है, भयंकर भी हो सकता है, पर इसके ऊपर सर्वे करना बहुत जरूरी है। सर्वे चल रहा है, जो भी नए इन्फेक्शन आ रहे हैं उनमें से एक सैंपल साइज लिया जा रहा है देखने के लिए कि वेरिएंट्स का इसमें कितना हाथ है और कौन सा वेरिएंट है। और ये जैसे हमने इन्फ्लुएंजा वायरस में देखा था, H1N1 में देखा था कि ये म्यूटेट करेगा, तो हो सकता है कि जो वैक्सीन हम बूस्टर डोज देंगे उसको इस वायरस के अगेंस्ट भी, जो नया म्यूटेंट है उसके अगेंस्ट भी किया, मतलब परफेक्ट किया जाना पड़ेगा। तो कंपनी जो है ऑलरेडी ये वैक्सीन को मॉडिफाई कर रही हैं फॉर द नेक्स्ट वेव। जी डॉक्टर त्रेन, सोशल मीडिया पर आपको लोग लाइव देख रहे हैं, आपको डॉक्टर राणा को, और एक सवाल आया है, गरिमा है वो जो सवाल पूछ रही हैं ये, और वो जानना चाह रही है कि ये जो अचानक लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, इसकी वजह उन्होंने लोग पढ़ भी रहे हैं, मैंने भी उसको पढ़ने की कोशिश करी, वो ऐसा कहा जाता है कि क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग कब होती है, क्यों होती है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए तो ये देखा गया है कि इस वायरस की वजह से सारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ फेफड़ों के ऊपर पड़ता है। जो हमारी बॉडी वायरस को कंटेन करने के लिए साइटोकाइन रिलीज करती है, जो इम्यून मैकेनिज्म है हमारा, वो अगर जो एक्सेसिव हो जाए तो वो सारी बॉडी को इन्फ्लेम करता है। इसका मतलब जो हमारी हार्ट की आर्टरीज हैं और जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं उनको भी इन्फ्लेम करता है, तो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है। उस ब्लड क्लॉट होने की वजह से हार्ट अटैक होता है। और दूसरा ये है कि जो लंग्स में तकलीफ आती है कि ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रही, उसमें भी इस क्लॉटिंग का बहुत हाथ है। और तीसरी बात ये है कि वायरस डायरेक्टली हार्ट को अटैक करता है, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वायरल कार्डियोमायोपैथी। उसकी वजह से जो हार्ट की पंपिंग है, जो नॉर्मली 60-65% होती है, हमने देखा है कई लोगों में 20-25% तक आ जाती है वायरस की इन्फेक्शन से। तो इसीलिए हमें दोनों फ्रंट पे एक्ट करना है कि एक तो हमें जिसका डी डाइमर थोड़ा हाई है उसको हेपरिन देनी है एज इलाज की क्लॉटिंग ना हो, प्रिवेंट करने के लिए। और दूसरा हर वक्त ये दिमाग में रखना है कि अगर जो किसी को सांस फूल रहा है, लंग्स इतने खराब नहीं है, तो हो सकता है कि हार्ट फेल हो रहा है और उसका एको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर त्रेन, मेरा सवाल जुड़ा हुआ है क्योंकि हमें बहुत सारे लोग, ये गांव के लोग इस समय देख रहे होंगे, वो डी डायमर टेस्ट के बारे में जानते नहीं है, डी डायमर टेस्ट करा नहीं पाते, और कई लोगों को जानकारी भी नहीं होती। ऐसी स्थिति के अंदर आपने एक अच्छा बताया कि अगर आपका सांस फूल रहा है तो आप जरूर जाइए, लेकिन इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जो व्यक्ति घर में कर पाए? क्योंकि
हमें पता है कि इस समय लोग हॉस्पिटल जाने से हिचक रहे हैं, डर है, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या कहना चाहते हैं आप उसको? तो एक में इस पे आप डिफरेंशिएट करेंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि हार्ट की बीमारी है, जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि कोई स्टेंट लगा हुआ है या बाईपास सर्जरी हुई है, या उनको ऑलरेडी पता है कि उनकी बॉडी में क्लॉटिंग का ऑलरेडी वो प्रॉब्लम है, तो उनके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन शुरू से दी जा सकती है। और इसमें काफी मेडिसिन हैं जो बाय माउथ लेके एज ए टैबलेट लेके, जिसको एलिक्वेस कहते हैं, और वो दी जा सकती है इन लोगों को एज ए प्रिवेंटिव, क्योंकि उनकी ऑलरेडी हिस्ट्री है कि वो वल्नरेबल है। पर अल्टीमेटली डी डायमंड टेस्ट हमारा गाइड है, और जैसे हमने देखा को क्लॉटिंग वगैरह हुई, जिनको स्ट्रोक हुआ, तो अब ये कहते हैं कि पहले 3-4 हफ्ते बेबी एस्पिरिन, मतलब 75 मिलीग्राम एस्पिरिन, अगर जो आपको कोई अल्सर्स की हिस्ट्री नहीं है या कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है तो आप एस्पिरिन लें। वो पहले 4 हफ्ते तक लेनी चाहिए, सो दैट कि अगर जो पोस्ट वायरल सिंड्रोम में कोई थ्रोम्बोसिस होता है उससे प्रिवेंशन मिलेगी। जी, और जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको तो वैसे ही ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर त्रेहन, मैं आपको बीच में इसलिए टोक रहा था क्योंकि जनता के जो सवाल थे सोशल मीडिया के जरिए आ रहे थे, इस वजह से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और डॉक्टर राणा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अनु मलिक जुड़ रहे हैं, मैं उनका सीधा रुख करता हूं। अनु भाई, कैसे हो आप? अमीश भाई, आई एम ओके, आप बिल्कुल ठीक है। मुझे अभी एक ही बात पहले पूछनी है आपसे जी, कि अभी सुना है कि आपको भी कोरोना हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी कोविड हो गया था और मैं बिल्कुल अब कोविड नेगेटिव होकर आ गया हूं। क्यों, आप बड़े हिम्मत वाले इंसान हैं, और आपको मैं प्रणाम करता हूं तहे दिल से कि ये आप लड़के आए हो, और यही हिम्मत हमें हमारी जनता के सामने लाकर रखनी है कि कुछ भी हो जाए हमें लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। अनु भाई, आपके भी हम कार्यक्रम देखते रहते हैं, आते रहते हैं। आप एक सिंगिंग शो के जज भी हैं और बहुत अच्छे से आप अपना काम को कर रहे हैं, लेकिन जनता इस समय नेगेटिव खबरों से ऊब चुकी है, तो जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको सुनाना चाहते हैं? मैं अपने देखिए अमित जी, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जो इसी वक्त जब कोई दिमाग में गाना आ जाए तो मैं सुना देता हूं। आप जानते हो, मैं मेरी शायरी भी अचानक आ जाती है, और अभी आपने सवाल किया तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन अब ये जो मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने गानों के जरिए लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या मैं फील कर रहा हूं और किस तरह हम जिए। मैं अगर 2 मिनट दें तो मैं सुना दूं आपको। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जीवन में तकलीफ आए, घबराने से क्या होगा हो। जीवन में तकलीफ आए, घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, डर जाने से क्या होगा। अरे जीवन में मुश्किल आए, घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, डर जाने से क्या होगा। जीवन है ये जीवन है, ऊपर नीचे होता है। हंस ले, अरे हंस ले मेरे यार, तू इतना क्यों रोता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने गाने के जरिए कि जीवन है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम इस लड़ाई में, इस जंग में जीतेंगे। एक आपका गाना है जो कि एक गरम चाय का प्याली हो, मुझे लगता है कि चलते चलते वो जरूर सुना दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट मिनट पे हमने आपको कॉल किया है, आपको जुड़ने के लिए बोला और आप जुड़ गए। बिल्कुल, मैं सुनाना चाहता हूँ, उनको खुश करना चाहता हूँ, और मेरे संगीत के जरिए। तो ये लीजिए मेरा गाना, जो आप, वैसे तो मैं 403 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन आपको एक गरम चाय की प्याली याद है, कमाल है, सुनिए। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। अरे मिल जाए तो मिट जाए हर गम, तररम पम पम, तररम पम पम, तररम पम पम। अरे झिम्पकपम झिम्पकपम, रम पम पम। और ये भी सुना देते हैं। अरे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है।
अरे कैसे मैं आऊं, और दिल रजामंद है, ओए तो आजा आजा आजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा। मैं समझता हूँ कि लोग मुस्कुरा रहे होंगे गाने जी सुनकर, जी जी अनु और जी, अगर उन्हें मोटिवेशन हुआ है जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इस कोविड से जीतने के लिए, तो मैं अपने ऊपर वाले का आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनु मलिक, और ईश्वर करे आपका और आपका परिवार भी पूरा सुरक्षित रहे और आप लोगों का एंटरटेनमेंट जैसा आप करते आए हैं वैसे करते रहे। मैं एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, लेकिन कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा ब्रेक के बाद।